बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट महफिल में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम हसन हुसैन कुरैशी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो माशाल्लाह कंटिन्यूअसली फर्स्ट क्लास लेवल पे अपने रन्स बनाई जा रहे हैं, और हमारे आज इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी। उस्मान सलाउद्दीन, जो कि एक फर्स्ट क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनके वालिद साहब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर मुझे एक ये बताएं, एक आदमी जिसके फर्स्ट क्लास में 8,000 से ज्यादा रन हैं, 47 पॉइंट की, क्योंकि आपने तो आपसे जो कुछ मांगा गया वो कर रहे हैं। अभी आपकी जो टेस्ट डेब्यू आपका 2018 में इंग्लैंड में हुआ, जो कि बड़ी मुश्किल जगह है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, क्या आपकी एक इनिंग्स पे हम आपको एक टेस्ट मैच पे ही जज कर दिया, या उसके बाद कोई फीलिंग थी कि जी आपको एक टेस्ट मैच दिया उसके बाद भी आप परफॉर्म कर रहे हैं? कोई इस पे कॉन्वर्सेशन हुई कि क्यों आपको उसके बाद चांस नहीं मिला? जी, सबसे पहले हसन भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और देखें, एक प्लेयर का काम ये होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करता रहे, जो उसमें वीक पॉइंट्स हैं उस पर वर्क करता रहे और प्रूव करता रहे अपने आप को। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। जब से मुझे टीम से ड्रॉप किया गया एक टेस्ट मैच के बाद, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इम्प्रूव हुई है। और मेरी बात हुई थी, इवन सेलेक्टर से भी बात हुई थी, फिर कोच से भी बात हुई कि जी क्या रीज़न क्या है, मुझे दोबारा मतलब चांस नहीं मिल रहा। तो वो स्ट्राइक रेट का मेरे ऊपर एक बोल रहे थे कि जी तुम्हारा जो स्ट्राइक रेट है वो लो है काफ़ी, जिसकी वजह से तुम्हें इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और कोई टेक्निकल कोई इतना इश्यूज नहीं है तुम्हारे। तो जस्ट एक स्ट्राइक रेट था जो मैं सुनता आ रहा था काफ़ी टाइम से, कि जी ये मेरा इशू है, मुझे अपने आप को थोड़ा सा बैटिंग को तेज़ खेलना पड़ेगा मुझे। और अनफॉर्चुनेटली मैंने वो भी करके दिखाया है, और इस सीज़न में मेरा जो स्ट्राइक रेट था वो 50 प्लस रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट है और मेरी अचीवमेंट है। जो रिक्वायरमेंट थी मुझसे वो मैंने पूरी कर दी है। और अब मैं नेक्स्ट जो है मैं रेड मतलब देख रहा हूँ कि अब क्या मेरे ऊपर कोई ऐसी बात आती है जो मैंने प्रूव करनी है। बाकी मैंने अपना काम पूरा किया है और इंशाल्लाह करता रहूंगा। मेरा काम परफॉर्मेंस करना है। उस्मान भाई, आपको लगता है कि टेस्ट मैच क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं, तो उसमें बैट्समैन के लिए क्या स्ट्राइक रेट इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ मैचेस 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, और लोग दुनिया भर में कहते हैं जी बैट्समैन तो क्रीज पे खड़े नहीं रहते, हमें तो वो बैट्समैन चाहिए जो विकेट को ऑक्यूपाई करें, जो विकेट पे खड़े रहें। तो क्या इस तरह के बैट्समैन के ऊपर ये कहना कि स्ट्राइक रेट, देखिए हर बैट्समैन तो 80-90 का स्ट्राइक रेट नहीं रख सकता, वो कुछ लोग होते हैं जो चलते हैं, तो क्या हम्म। आपने बेशक उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया कि आप उसको इंप्रूव करेंगे, बट क्या ये एक वैलिड पॉइंट है कि आपको एक टेस्ट और 2 इनिंग्स के बाद आपके स्ट्राइक रेट पे तनकीद की जा रही है? अगर 10 मैचेस खेले हों या 12 मैचेस खेले हों, होम कंडीशंस पे खेले हो, तो तब आपको जज करना थोड़ा इजी नहीं है? एग्जैक्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ। और जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात है तो वो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, जो मेरा ओपिनियन है, कि हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना चाहिए। कि जब सिचुएशन चल रही है, अगर आपने स्लो बैटिंग करनी है तो देन आपने स्लो बैटिंग करनी है। अगर आपने जहाँ पर हिट आउट करना है तो डेफिनेटली वहाँ पर करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए, ना कि स्ट्राइक रेट का जो है वो इतना मैटर नहीं करता। वो जब जैसे ही आप अकॉर्डिंग देख लेते हो कि यार पिच का बिहेवियर कैसा है, और मुझे क्या करना है। जब अच्छा पिच होता है, जब शॉट्स लग रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा रन्स बहुत स्पीड से बनते हैं। समटाइम पिच ऐसा होता है कि आपको सरवाइव करना पड़ता है, मुश्किल पिच होता है, बॉलिंग जो है वो मुश्किल हो रही होती है। अगर आप वहां पर ये सोचते रहेंगे कि जी मैंने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है, तो आप अपनी विकेट जो है वो लॉस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको भी नुकसान है, आपकी टीम को भी नुकसान होगा। अगर आप इस दफा जो डोमेस्टिक सीजन हुआ है, सेंट्रल पंजाब की तरफ से मैं खेल रहा था, अगर आप उसका पूरा एक सर्वे करें, आप मेरे कोच से बात करें, हाजी शाहिद अनवर जो है, अगर आप उनसे बात करें, तो हमारी टीम में अहमद शहजाद थे, अजहर अली थे, आबिद अली थे, जो अर्ली मैचेस में अवेलेबल थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मेरे ऊपर आ गई। मेरे कोच ने मुझे बोला कि यार तुम एक सीनियर प्लेयर हो, तुम्हारे 130 प्लस फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, तुमने अपनी टीम को लेकर चलना है, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। एक मेरे ऊपर वो भी प्रेशर था, और जिसकी वजह से मुझे जो है एक टीम को, जब आप आपके ऊपर जब टीम अलाई कर रही होती है, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के देकर खेलना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। और एक मैं समझ लें कि एक रिलायबल प्लेयर भी हूँ। मेरा मुझे सारे ये भी यही कहते हैं कि यार ये जो है अपनी विकेट जो है वो थ्रो नहीं करता। तो मेरे बारे में भी यही है। और जो दूसरी आपने एक बात की कि हाँ बिल्कुल, एक टेस्ट मैच के ऊपर
आप किसी को ये नहीं जज नहीं कर सकते किसी को कि इसका स्ट्राइक रेट का मसला है या इसने स्लो बैटिंग की है। हाँ, अगर आपकी वजह से टीम को नुकसान हुआ है, आपकी वजह से टीम हारी है, तो देन आप ये कह सकते हैं कि यार आपको इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपकी वजह से टीम मैच हारी है और ये चीज़ सही नहीं है। तो आई थिंक ये होना चाहिए। पर आपके डेब्यू टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स डबल फिगर्स तक नहीं पहुंचे, आप टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, तो क्या ये फेयर होगा कहना कि आपके जैसे टीम हारी है जब टोटल टीम की सीनियर प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस, और हमने हमेशा देखा है इंग्लिश कंडीशंस पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं बिकॉज हमारे यहाँ उस तरह की कंडीशंस नहीं होती जैसे उनके बैट्समैन के लिए हमारी कंडीशन। अगर हम आपको लोकल कंडीशंस में देखें, जब पाकिस्तान में टेस्ट नहीं हो रहे थे तो यूएई में होते थे जो डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट्स हैं, उस पे क्या आपको जज करना बेहतर नहीं होगा 2 या 3 या 4 मैचेस के बाद? जिस तरह आपने सही फरमाया कि सिचुएशन के मुताबिक आपने खेलना होता है, स्ट्राइक रेट सिचुएशन, अगर आपने मैच ब्लॉकआउट करना है, विकेट नहीं देनी, आपने मैच को ड्रॉ करवाना है। मैं वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज सोच सकता हूं जिसमें जब अजहर अली जैसा इतना जबरदस्त प्लेयर बिल्कुल लेट एंड पे एलबीडब्ल्यू हो गए थे और पाकिस्तान वो मैच हार गया था, तो शायद उस सिचुएशन में हम उनको क्या ये कहेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, या हम उनको कहेंगे कि जी अजहर ने हिटिंग क्यों नहीं की जब हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे? तो उसको तो बिल्कुल उस तरह देखना होगा। उस्मान भाई, आपका क्या एडवाइस होगा कामरान गुलाम और साउथ शकील जैसे प्लेयर्स को जो सेटअप के इर्द गिर्द तो हैं बट अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, क्या वो आप पे ज्यादा प्रेशर होता है जब आप सेटअप का एक हिस्सा होते हैं पर आपने कम या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली होती? क्या आप पे प्रेशर होता है कि जी आपने अपने आप को प्रूव ज्यादा करना है, आपके पास इंटरनेशनल कैप्स नहीं है, या उनको अपनी जो गेम है, अपनी जो सक्सेस है उसी को फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं वो जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था स्ट्राइक रेट वाला, मैं उसके ऊपर वापस आऊँगा। देखिए, मेरा फर्स्ट टेस्ट मैच था और एक मैं न्यू प्लेयर था, ठीक है? जब प्लेयर बनाने होते हैं तो डेफिनेटली आपको उस प्लेयर को ईज़ी कंडीशन भी जो है वो देखनी होती है कि यार इसको, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं खेला था, तो हम लोग 2.5 या 3 दिन में आई थिंक वो मैच हार गए थे। एक टेस्टिंग कंडीशन थी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अपना फर्स्ट मैच खेल रहा था और वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट खेल रहा था, तो अगर मुझे अगर मजीद चांस मिलते तो मैं डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता, क्योंकि अगर मेरी आप सेकंड इनिंग की बैटिंग देखें तो उसमें आपको एक मैच्योर बैट्समैन नजर आएगा। और मैंने 100 बॉल्स भी फेस किए वहाँ पे, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम एंडरसन, इनके अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे। तो मुझे सेकंड इनिंग में कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर आया, और जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं आप इम्प्रूव करते जाते हैं। और आई थिंक एक मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये मैं यही फिर से यही बोलूँगा। उसके बाद आपने कामरान गुलाम का बोला, उसका बोला, साउथ शकील का बोला। नो डाउट ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ये मेरे साथ भी खेले हैं, मैंने इनको देखा भी है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे एक प्लेयर पहले से तैयार है, आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे पहले चेक करें। ये जो बच्चे आ रहे हैं ये अभी जो है इन्होंने 1-2 सीजन से रन किए हैं और ये इनका एक जो है वो सामने आए हैं इनकी परफॉर्मेंसेज वगैरह। मैं तो पिछले 10 साल से खेलता हुआ आ रहा हूँ और मैं समझ लो एक रेडी प्लेयर हूँ इस टाइम। तो अगर मुझे जो है प्रॉपर एक चांस मिले तो मैं ज़्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए। ये प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन आई थिंक इनको अभी और टाइम की ज़रूरत है, अभी इन्होंने और मैच्योर होना है। तो जैसे-जैसे ये आपके पास, खेलते जाएँ जी। जी सॉरी, आप कह रहे थे? जैसे-जैसे ये खेलते जाएँगे डेफ़िनेटली ये इम्प्रूव भी करेंगे और जो है ये पाकिस्तान के लिए सर्व भी करेंगे। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं ये, लेकिन आई थिंक इनको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अब हम, जैसे आपने बात की, अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें, आबिद अली ने काफी टाइम गुजारा डोमेस्टिक सर्किट पे, उनको अपनी गेम का काफी पता था, उनका डेब्यू बड़ा अच्छा हुआ। नोमान अली को हम देखें जो बड़े अरसे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जब उनको मौका मिला, एक सीनियर प्लेयर को अपनी गेम का ज्यादा पता होता है, उनको अपनी वीकनेसेस का ज्यादा आइडिया होता है, जिस तरह आप बता रहे हैं। तो और हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि कभी उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी की एज क्या है। माइकल हसी ने अपना डेब्यू 30 के बाद किया, क्रिस रॉजर्स ने अपना डेब्यू 32 के बाद किया, और वो लंबा अरसा क्रिकेट खेलते रहे बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स बनाए। आई थिंक हसी के केस में तो उनके 10,000 फर्स्ट क्लास रन्स थे बिफोर उनको टेस्ट मैच में अपॉर्चुनिटी मिली। तो क्या हम ये, बिकॉज देखिए आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे खेलते हैं, आप डिफरेंट विकेट्स पे खेलते हैं, अब मैचेस पाकिस्तान वापस आ गए हैं, अब जो प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ताबिश खान को भी देखा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपको यही लगता है कि जी जो प्लेयर्स डोमेस्टिक पे कंटिन्यूसली 5 6 ऐसा, आपने खुद बताया आपके करियर को अब 10 साल हो गए हैं,
तो उनको ज्यादा अपनी गेम का भी पता होगा और ज्यादा कंडीशंस का भी पता होगा बनिस्बत वो लोग जो अभी 1-2 साल से खेल रहे हैं, बिकॉज उनकी गेम्स में अभी भी इंप्रूवमेंट और अभी भी लर्निंग का आप कह सकते हैं कुछ स्पेस रहता है। जी डेफिनेटली देखें, जो यंग प्लेयर होता है और जिसने डेब्यू करना होता है इंटरनेशनल के लिए, नो डाउट उस पर प्रेशर भी होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने की वजह से हम लोगों को ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स पे जाकर ही डेब्यू करवाना पड़े। और आई थिंक एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी डेब्यू अगर आपका हो रहा है तो आपको जो है परफॉर्मेंस करनी चाहिए, और एक्सक्यूज नहीं है। जस्ट एक फेवर होती है कि यंग प्लेयर है, नया प्लेयर है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो आप उसको ऐसी कंडीशन में खिलाएं ताकि वो सेट हो जाए, और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो खेलता जाएगा तो वो परफॉर्मेंस और अच्छी करता जाएगा। और जैसे अभी आपने आबिद अली का नाम लिया, नुमान अली का लिया, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। जो चीफ सेलेक्टर है इस टाइम, उन्होंने ऐसे प्लेयर्स को चांस दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। जो नुमान अली की सिलेक्शन थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एज फैक्टर जो है वो नहीं किया गया। और ये अच्छी चीज़ है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले 30+ जब आप हो जाते थे पाकिस्तान में होता था कि जी ये बूढ़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है पीसीबी की तरफ से भी कि जो अगर आपकी फिटनेस है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एज मैटर नहीं करता, आप जाएं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। अब अगर हम देखें तो आपका अंडर 19 करियर बड़ा जबरदस्त था। आप इंग्लैंड के खिलाफ टॉप रन स्कोरर थे, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन किए। उस एज पे तो बहुत कम ही आपको मौके मिलते हैं इंटरनेशनल टीम्स को खेलने के लिए। तो जब आपका इंटरनेशनल डेब्यू 2011 में वेस्ट इंडीज में हुआ, आपने 2 वनडेज खेले और दोनों में क्या आपने अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे बैटिंग की? उस पहले मैच में तो आपको बहुत लो भेजा गया था, तो उसमें कितना मुश्किल होता है जब स्पेशली आप एक वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अगर आपकी पोजीशन 3 या 4 है और आप 6 या 7 पे जा रहे हैं तो गेम ही कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो अगेन हम उसी बात पे आ जाते हैं कि आपको कैसा लगा कि आपको जज किया जा रहा था 2 इनिंग्स में जिनमें आपके बड़े डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़े और आपका जो एक कंटिन्यूअस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एक सर्टेन पोजीशन पे था उसके ऊपर नहीं जज किया जा रहा था? डेफिनेटली मेरे फादर एक बात करते होते हैं मुझे कि बेटा तुम्हारे पास एक ही चांस है। तो मैं 1-2 इनिंग्स के बाद जो है मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती। अब जो मेरा डेब्यू था 2011 में, अगर आप वो देखें तो मैंने नंबर 8 पे मैंने बैटिंग की, ठीक है? 4 या 5 ओवर्स रह गए हुए थे जब मैं बैटिंग करने के लिए गया, ठीक है? उसके बाद जो मेरा सेकंड वनडे इंटरनेशनल था उसमें जो है मैं एलबीडब्ल्यू मुझे दे दिया, जो कि मैं एलबीडब्ल्यू नहीं था। उसके बाद से मैं 2018 में दोबारा मुझे चांस मिला, और इतनी परफॉर्मेंसेस करने के बावजूद जो है फिर एक टेस्ट मैच मिला, फिर मैं बाहर हो गया। तो देखें, ये जो है प्रॉपर चांस जब तक आप किसी को नहीं देंगे तो उसके बारे में आप कोई भी रिमार्क्स नहीं दे सकते कि जी इसका स्ट्राइक रेट का मसला है या इसका इस चीज़ का मसला है। हाँ, आप उसको प्रॉपर एक चांस दो, 2-3 सीरीज हो। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, जैसे इमरान भट्ट हमारे जो नए ओपनर आए हैं, इनको जो है प्रॉपर चांस दिया जा रहा है। बहुत अच्छा प्लेयर है ये, यंग प्लेयर है। अच्छा लग रहा है कि यार इसको चांस मिल रहा है। स्टार्ट में उसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रन नहीं हुए, लेकिन उसको दोबारा चांस मिला। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्रॉपर चांस मिलना चाहिए ताकि बैट्समैन को एक प्लेयर को पता हो कि यार मुझे पूरा चांस मिला है, मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट है या मैंने गलती की है, मुझे परफॉर्मेंस मुझसे नहीं हुई। अगर आप एक मैच के बाद ड्रॉप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर सोचते हैं कि यार मैंने इतनी परफॉर्मेंस 1000 रन करके मैं इधर आया हूँ और इधर आके जस्ट मुझे एक मैच मिला है, उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ना फिर सवालात आपके माइंड में चलते रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये अनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। तो लेकिन ये है कि हम प्रोफेशनल प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, हमें जो है वो ऐसी जो एक नेगेटिविटी है इसके बारे में नहीं सोचना है। हमें अपना पॉजिटिविटी के साथ अपना हार्ड वर्क करते रहना है और आगे देखना है, और दोबारा चांस के लिए रेडी रहना है, और दोबारा अगर चांस मिले तो उसको ग्रैब करना है। और हमें सिखाया ही जाता है क्योंकि हम फाइटर हैं, तो हमें फाइट करना आना चाहिए। तो आई थिंक मैं भी इसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा, मैं अब ये देख रहा हूँ कि यार मुझे अब नेक्स्ट जब मौका मिलेगा तो मैंने उसको कैसे ग्रैब करना है, ठीक है? तो अब जो हो गया पीछे जो चल रहा है, अभी जैसे हमारा कैंप लगा हुआ है, कैंप में जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी मौका मिल रहा है हमें अपने जो सीनियर कोचेस के साथ काम करने का, यूसुफ भाई हैं उसमें, स्पैन उसाक, सारे वहाँ पे कोचेस हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे। एनसीए में जो हमारा अभी कैंप स्टार्ट है, आपको पता होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है।
अब अगर हम पाकिस्तान टीम को देखें उस्मान भाई, तो हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, जिस तरह आपने बताया अब प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए कंटिन्यू करना, बिलीव करने में, फाइट करने में। फवाद आलम को अगर हम देख लें, उन्होंने इतना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, लोगों ने, हमने बहुत बातें सुनी कि जिनका स्टाइल प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पर जब उनको एक प्रॉपर चांस दिया गया तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। आपके लिए और दूसरे हमारे जो प्लेयर्स जो अभी भी माशाल्लाह, अगर हम एक बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोग बड़े यंग हैं, आपके पास माशाल्लाह बहुत टाइम पड़ा है क्रिकेट को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो क्या आप लोगों को इससे देख के ये कोई इंस्पिरेशन मिलती है कि देखें फवाद ने भी 34 पे कमबैक करके डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब उनको मौका दिया गया तो उन्होंने किया, तो क्या आप सबको भी ये होप मिलती है? क्योंकि आपके टेस्ट डेब्यू को हुए तो सिर्फ अभी 3 साल हुए हैं, जिसमें से पिछले 2 साल हम कह सकते हैं ये वबा ने खा ली है। तो अभी इंशाल्लाह आपके लिए तो और भी बहुत मौके हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है, कंटिन्यू रहती है, तो आपके डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे ही आपको जज करना चाहिए। और 47 की एवरेज जो है उसको हम साइड पे नहीं कर सकते कि 47 रन फर्स्ट क्लास एवरेज में, ये कोई आपकी नॉर्मल एवरेज नहीं, ये आपकी इलीट एवरेजेस में से आती है। हम दूसरी टीमों में देखते हैं, लोग कहते हैं जी बैट्समैन की 45 एवरेज है, तो 47 एवरेज डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसको तो आपको उसमें होप लगती है फवाद के कमबैक को देख के कि आप भी इंशाल्लाह इसी तरह आपको जब मौका मिलेगा तो आप लोग भी कमबैक कर सकते हैं? नो डाउट, डेफिनेटली। जिस तरह फवाद आलम की आपने बात की, उनको देखकर मोटिवेशन भी मिलती है कि इस स्टेज में आके उन्होंने कम बैक किया और जिस तरह परफॉर्मेंसेस की। आई थिंक जो भी उनका स्टांस है खेलने का, जो भी है, ये मैटर नहीं करता। जो उनको गेम अवेयरनेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं कि उनको आउट करना मुश्किल होता है। और आई थिंक ये टेस्ट क्रिकेट में यही चीज़ होनी चाहिए कि आप ऐसे बैट्समैन हो कि दूसरी टीम जो है आपके बारे में यही सोच रही हो कि यार इसको आउट कैसे करना है। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में ये चीज़ ही रिक्वायरमेंट है एक बैट्समैन से। और जो है मैं यही कहूँगा कि डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है मुझे तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे चांस मिलेगा दोबारा फिर। और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व करना चाहता हूँ, और अपनी जो भी मेरी फिटनेस है, जो मेरी बैटिंग में और ज़्यादा जो चीज़ें जो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है हार्ड वर्क करते रहना है। बाकी जो है अल्लाह के ऊपर है, जब मुझे दोबारा मौका मिले तो मैंने उसको परफॉर्मेंस करना है, और मैंने अपना उसको ग्रैब करना है, और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, जिससे मेरी टीम को फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। आपने इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेली, लीग क्रिकेट को बड़ा मुश्किल माना जाता है, हमारे पुराने प्लेयर्स कहते थे कि उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन था। एक तो आप रेगुलरली खेल रहे होते हैं, सेकेंडली आप ओवरसीज प्रोफेशनल होते हैं, सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है। बैट्समैन है तो सारे रन आपने बनाने हैं, बॉलर है तो सारी विकेट्स आपने। वो एक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए इंग्लैंड में जाके, जो मुश्किल कंडीशंस में लीग क्रिकेट, जिसको लोग दुनिया की सबसे टफ क्लब क्रिकेट में से एक मानते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? आई थिंक उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बैटिंग को इम्प्रूव किया, क्योंकि जब मैं वहाँ पर जाता, इंग्लैंड जाता इसलिए था कि मैं वहाँ जाके अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करूँ। और मैंने वहाँ से बहुत लर्न किया, क्योंकि मैं जिस भी टीम में जाता था वो क्लब क्रिकेट में वो इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं होते, तो वो एक प्रो के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं। तो वो एक प्रेशर आ जाता था मेरे ऊपर, और फिर वहाँ से जब टीम को निकालना, वो मैचेस जितवाना, उससे मेरी क्रिकेट में बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैं इधर पाकिस्तान आता था तो डोमेस्टिक में मुझे जो है उस चीज़ की बहुत हेल्प होती थी, और कि मुझे वहाँ से एक हैबिट मेरे अंदर बनना शुरू हुई कि मैंने मैच को लेकर चलना है। वहाँ पर ये होता है कि आपने जो है पूरा दिन बैटिंग करनी है और अपनी टीम को मैच जितवाना है। तो आई थिंक ये जब कोई भी बैट्समैन पूरा दिन बैटिंग करेगा और विकेट पर रहेगा, स्टे करेगा, तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव भी करेगा, बहुत कुछ सीखेगा, और एक उसको प्रेशर होगा कि यार उसने मैच जितवाना है अपनी टीम को। और उस चीज़ का मुझे तो बहुत एडवांटेज हुआ है, और मैंने तो बहुत लर्न किया इंग्लैंड से। और डिफिकल्ट विकेट्स पे खेलना, अंडर कुक्ड विकेट्स कहते हैं, फिर घर से दूर होना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, यहाँ पे तो हमें हर चीज की एक आदत होती है, एक नए मुल्क में होना। इंग्लैंड में जब वो कहते हैं जी समर है, और हमारे वो वाले टेम्परेचर्स होते हैं जो यहाँ पे सर्दियों में नहीं होते, उसमें जाके पूरा पूरा दिन बैटिंग करना, तो ये आपको क्रिकेट से हट के भी बड़ा कुछ सिखाती है, आपको मैच्योर करती है, और आप पे बड़ा एक टफ टाइम होता है। लोग सोचते हैं लीग क्रिकेट खेलने का मतलब है जी बहुत सारे पैसे मिल गए और ऐश हो गया, बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आप लोग 5 से 6 दिन तो हफ्ते में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। डेफिनेटली। देखिए, लीग क्रिकेट में इतने पैसे तो होते नहीं है, और मैं तो टू बी ऑनेस्ट पैसों के लिए इंग्लैंड नहीं जाता था। मैं तो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लैंड जाता था, और मैंने वहाँ से बहुत लर्न किया है। स्पेशली एक लाइक समझ लें, मुझे प्रोफेशनलिज्म मेरे अंदर आया ही इंग्लैंड से है।
और वहाँ जाकर फैमिली से दूर 5 मंथ्स के लिए आप जाते हैं और वो एक स्ट्रगल होती है आपकी, आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मैं तो जितने भी जो मेरे यंग प्लेयर्स हैं, जो मेरे बैट्समैन हैं टीम में जो होते हैं टीममेट्स, उनको यही बोलता रहता हूँ कि यार आप इंग्लैंड ज़रूर जाओ, इंग्लैंड जाकर खेलो। वहाँ जाकर आप बहुत लर्न करोगे, डिसिप्लिन में आओगे, क्योंकि वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़बरदस्त था उनका, टाइम कमिटमेंट्स उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और मैंने तो बहुत लर्न किया वहाँ पे, मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई इंग्लैंड से है। अब आप माशाल्लाह एक सीजन डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं उस्मान भाई, आपने पुराना डोमेस्टिक फॉर्मेट भी देखा हुआ है और अब आप नए वाले का भी हिस्सा हैं। इनमें अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आपको क्या कंपैरिजन लगती है, क्या बेहतरी है, क्या वो है जो शायद इतना बेहतर अभी नहीं हुआ? बिकॉज पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया है इस नए फॉर्मेट में और बड़ी बिलीफ डाली है कि इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव होगी। तो जब आपने दोनों क्योंकि देखे हुए हैं, आपने पुराना वाला भी बड़े अरसे से देखा है, आपने इस वाले को भी प्रॉपर्ली फील किया है, तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए स्टैंड आउट करते हैं? देखें, ये पीसीबी ने जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया है, अब मेरा ये पॉइंट है कि इस फॉर्मेट को जो है वो कंटिन्यू ही रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाए। उसमें ये हो गया, प्लेयर्स के माइंड में डाउट्स नहीं आने चाहिए, पता नहीं यार हमारा ये जो डोमेस्टिक सिस्टम है, नो डाउट ये जो अब वाला जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, इसमें वो लड़के ही खेलेंगे जो अच्छे हैं। और अगर आप 19-20 हैं तो आप इस फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। अगर इस सीजन में अगर आप देखें तो केपीके की तरफ से फखर जमान जो थे वो फखर जमान उनकी टीम में थे और उनसे कुछ परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। जुनेद खान थे जिनको ड्रॉप करना पड़ा। तो इस सिस्टम में अगर आप बड़े प्लेयर भी हैं तो आपको ड्रॉप जो है वो इजीली किया जा सकता है, क्योंकि सारे प्लेयर्स ही अच्छे हैं यहाँ पे। 200 जो है वो प्लेयर्स हैं, 6 टीम्स खेल रही हैं, जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और ये एक अच्छा फॉर्मेट है और आई विश कि ये कंटिन्यू रहे। और बस एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा, अगर यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियली और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लेयर्स के लिए, थोड़ा फाइनेंशियली अगर और इसमें हो जाए ज़्यादा। अभी तो पीसीबी ने काफ़ी किया है और आई थिंक स्टार्ट था, शायद इसमें जो है इन फ्यूचर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए इस चीज़ को लेकर। स्पॉन्सर्स भी आने चाहिए हमारे और लाइव टेलीकास्ट मैचेस इससे पहले नहीं होते थे। इस बार 10 टू 12 मैचेस जो थे वो हमारे लाइव थे। एक अच्छा टूर्नामेंट इस बार हुआ और हम सब ने बहुत इंजॉय भी किया, सब प्लेयर्स ने। बस मैं यही कहूँगा कि फाइनेंशियली थोड़ी और इसमें जो है हमें ज़रूरत है प्लेयर्स को, कि अगर पीसीबी यहाँ पर करता है तो फिर आई थिंक ये बेस्ट होगा। उस्मान भाई, लोगों का ये मानना है कि आपके वालिद साहब का एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना, क्या कैसी ये आपके ऊपर करियर के लिए, क्या ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी अगर किसी के वालिद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं तो वो तो टीम में कंफर्म जगह होती है, या वो कहते हैं नहीं जी क्योंकि किसी के वालिद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनकी तो टीम में जगह ही नहीं होनी चाहिए। ये हम बड़ा देखते हैं एक प्रॉब्लम। तो क्या आपके वालिद साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना, क्या उसके आपको कोई फायदे हुए थे या ये ऐसे ही लोग लगे रहते हैं? नहीं, मुझे तो सिर्फ यही फायदा हुआ कि मेरी गेम इंप्रूव हुई है बस और मुझे कहीं पर मेरी सिलेक्शन नहीं करवा सके वो लोग तो कहते हैं नहीं जी वो पहुंच जाते हैं वहां पे, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी वो हमें सलाउद्दीन साहब बाउंसर मारते थे अब वो कह रहे हैं बेटे को पिक करो। तो इस तरह की बातें हम सुनते हैं फैले। बट अगर ये केस होता तो आपके इस वक्त 10 टेस्ट मैचेस और 20 वनडेज ना हो गए होते। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आई विश कि मेरे फादर वहां जाते तो मेरे अभी 50 टेस्ट मैच होने थे तो वो तो जो है वो कभी भी नहीं गए पीसीबी में, कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की, कभी किसी को नहीं बोला कि यार मेरे बेटे के लिए कुछ करें। जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक सेटबैक है कि वो नहीं जाते। मेरी भी यही कोशिश होती है कि वो ना जाए, मैं अपनी मेहनत पे ही खेलूं जितना भी मैंने खेलना है। लेकिन अगर वो जाए तो मैं डेफिनेटली ज्यादा खेल सकता हूँ, ये मैं आपको अब गारंटी सर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो हमारी बड़ी बिलीफ है। अब लोग, आपने हमेशा मोहम्मद यूसुफ को अपना आइडल माना है, आपने हमेशा उनकी बात की है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने आइडल के साथ खेलने का, उनसे कोचिंग लेने का? बिकॉज अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो ना सिर्फ वो एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना जबरदस्त खेला है, बट आई थिंक स्टाइल वाइज जहीर अब्बास के बाद अगर कोई पाकिस्तानी बैट्समैन अपने स्टाइल के लिए माना जाता है तो वो या सईद अनवर थे या यूसुफ साहब थे। जी हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? जी 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 हाँ। बिल्कुल। आजकल यूसुफ भाई के साथ काम कर रहा हूँ अपनी बैटिंग के ऊपर और
मेरी लाइफ में जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम यूसुफ भाई के साथ ऐसे अपनी बैटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। और नो डाउट जी, ये लेजेंड है हमारे। यूसुफ भाई हो गए, यूनुस भाई हो गए, इवन मिसबा भाई हो गए। इनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। इनसे हमेशा अकेडमी में जब भी मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। मैं पूछता भी रहता हूँ अपनी बैटिंग के बारे में। और आजकल तो नेट प्रैक्टिस चल रही है बड़ी जोरों में, और यूसुफ भाई बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं हम लोगों को वहाँ पर। मैं एवरी डे मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये हमारे लेजेंड है, कुछ यहाँ से इनसे कुछ मिले। और हम सबके लिए एक अच्छा मौका है कि इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लर्न करें अपने जो ये लेजेंड हैं हमारे, और उसको जाके अपना अप्लाई करें। उससे अपने जो आपकी गेम है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, और इसका काफ़ी फ़ायदा होगा सब प्लेयर्स को। उस्मान भाई, हमने देखा है कि ए गेम्स पाकिस्तान बहुत कम खेलता है। अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, रीजन के अंदर देखें, बांग्लादेश हो गए, इंडिया हो गए, श्रीलंका हो गए, अफगानिस्तान को भी देख लें, तो उनके टॉप डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं उनको ये मौके मिलते हैं कि वो ए टीम्स के या तो खिलाफ अपनी कंडीशंस में खेलते हैं या बाहर जाके खेलते हैं। तो आपकी नजर में एज समवन जिसने अंडर 19 क्रिकेट भी खेली हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी, इंटरनेशनल, रफली कितने ए टूर्स या सीरीज आइडियली होने चाहिए हर साल कि हमारे यंग डोमेस्टिक प्लेयर्स को, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका मिले कि वो दूसरी कंडीशंस में खेल सके, ताकि कल को अगर उनको डेब्यू के लिए पिक किया जाता है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तानी कंडीशंस या यूएई कंडीशंस जो पहले होती थी उसके ऊपर नहीं होता। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो जूनियर टूर्स थे पहले बहुत हुआ करते थे, अंडर 19 के टूर्स होने चाहिए, ए टीम के टूर्स होने चाहिए। फिर सीनियर टीम के ऊपर ये होता है कि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि यार देखो, जो हमारी ए टीम के जो लड़के हैं वो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उससे ये होगा कि आपकी जो सीनियर टीम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले अगर आप देखें तो हमारे ए के टूर्स जो थे वो हर साल ए के टूर्स होते थे। अब देखें आप, ए के टूर 2-3 साल से, 2 साल से मेरा ख्याल है कोई टूर नहीं हुआ। आई थिंक न्यूजीलैंड टीम गई है काफी टाइम के बाद, जो भी रिसेंटली लास्ट ईयर गई है शाहीन की टीम। जी तो उससे पहले अंडर 19 के टूर्स, अभी मैं देख रहा था कि अंडर 19 का टूर था बांग्लादेश का, वो भी शायद कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया। आई थिंक अगर इसको होना चाहिए था, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है अंडर 19 का, तो ये अंडर 19 प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता। और जूनियर टूर्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं कहता हूँ अगर आपकी इंटरनेशनल टीम अगर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको जूनियर टूर्स करवाने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पर लड़के परफॉर्मेंस करें, अपने आप को ग्रूम करें, और जब उनको चांस मिले इंटरनेशनल टीम के लिए तो उनको कोई वो ऐसा ना मुश्किल फील ना हो। क्योंकि काफ़ी एक जो है वो एक डिस्टेंस ज़रूर है इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही अलग होता है। और टूर जो है वो अभी आई थिंक एक टूर आ रहा है नेक्स्ट मंथ, सुनने में ये आया है कि श्रीलंका की टूर है शाहीन टीम का। और ये एक अच्छा साइन है पीसीबी की तरफ से कि इस कोविड में टूर्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो। इससे काफ़ी प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, जैसे जो भी टीम में जिनका नाम नहीं आया, जैसे मेरा नाम नहीं है, एक 2-3 प्लेयर्स और हैं उनका नाम नहीं है, तो ये है कि वो अगर शाहीन में जाते हैं, अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो वहाँ जाके अपने आप को हम प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस करके, और वापस टीम में हमारे लिए इजी होगा आना। उस्मान भाई, अगर हम बात करें कि हम अपने जो प्लेयर्स के ऊपर, एक हमारी बड़ी होती है कि जी हम अपने प्लेयर्स को कहते हैं जो मैं आपको अनवर अली का एग्जांपल दूंगा, जो कि एक बॉलर थे, उन पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि नहीं जी आपने ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंडर बनना है। ये हमारे बैट्समैन पे बड़ा प्रेशर डाला जाता है अगर वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं कि जी हमें तो ओपनर की जरूरत है। तो क्या आप पे भी कभी किसी ने कहा कि देखें जी ओपनिंग में शायद अनसर्टेनिटी है, आप ओपन करना शुरू कर दें, जो 10 साल से आप मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, क्या ऐसे प्रेशर को एज अ प्लेयर आप कहते हैं ठीक है अगर मुझे इस तरह चांस मिल सकता है तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करने को तैयार हूं, न्यू बॉल को टेक ऑन करने के लिए तैयार हूं, या हम आपको लगता है अनफेयर हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो रेडी होते हैं, वो तो किसी भी चैलेंज के लिए रेडी होते हैं, बट अगर टीम में जगह मिले और वो आपको कहें कि उस्मान हम चाहेंगे कि आप एज एन ओपनर आ जाएं, तो क्या आप उसके लिए प्रैक्टिस शुरू करेंगे या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज को ओपन करने का? जी बिल्कुल, जैसा मैंने, अगर आपने इस सीजन में मुझे फॉलो किया सेंट्रल पंजाब, जी अब आ रही है आवाज। जी अगर आपने फॉलो किया हो मुझे सेंट्रल पंजाब की टीम को, तो इस बार मैंने वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग की है।
और इसी रीजन से की है क्योंकि मैं काफी टाइम से नंबर 4, नंबर 5 और समटाइम 6 पे बैटिंग कर रहा था, जो काफी नीचे था मेरा नंबर। मैं अपने आप को जो है वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपने कोच से बात की और टीम को जरूरत भी थी वन डाउन, क्योंकि अजहर अली पाकिस्तान टीम के साथ चले गए थे, तो वो एक ऐसा नंबर खाली था मेरे लिए। मुझे तो मैं वहां पर फिर मैंने बैटिंग की, फिर पूरा सीजन मैंने वन डाउन में ही बैटिंग की और सम टाइम न्यू बॉल को ही फेस किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे कोई स्ट्रगल नहीं हुई। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वन डाउन नंबर पे बैटिंग की। और जहां तक आपने जो बात की है, देखें जब आप किसी भी टीम में आ जाते हैं, जैसे लाइक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, यहाँ पर आपको किसी भी नंबर पे अगर खेलना पड़े तो आपको खेलना पड़ेगा। तो नंबर मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए आप कंट्री से खेल रहे हैं, जहां पर आपको आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे बोलेंगे कि जी आपने इस नंबर पे बैटिंग करनी है, ओपनिंग पे बैटिंग करनी है, तो डेफिनेटली मैं मना नहीं करूंगा। अगर टीम को जरूरत होगी, अगर टीम में ऑलरेडी ओपनर्स मौजूद हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही जाएंगे बैटिंग पे। तो इसलिए नंबर मैटर नहीं करता। लेकिन ये आप नो डाउट एक एक नंबर के स्पेशलिस्ट जरूर होते हैं। और जो मैंने अभी इस बार वन डाउन बैटिंग की है, और मेरा जो नेक्स्ट प्लान है आगे क्रिकेट खेलने का, वो यही है कि मैं नंबर वन डाउन पे ही बैटिंग करूंगा, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छा जो है परफॉर्म किया है। और अगर टीम में मुझे किसी भी नंबर में चांस मिलता है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। तो आप सेलेक्टर्स के दिमाग में अपनी वो पोजीशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं वन डाउन पे खेल के, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो मजाक किया जाता है कि वन डाउन ओपनर ही होता है, कोई पता नहीं पहले दूसरे ओवर में जाके ही बैटिंग करनी पड़ती है। हालांकि अब हमने देखा है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, इमरान भट्ट को एक सही तरह से मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। हमने देखा जब शान मसूद को एक लंबी रन मिली टीम में, उन्होंने भी परफॉर्म किया, आबिद को भी बैक किया। तो इसी तरह बड़ा जरूरी है, जो आपने पहले भी पॉइंट दिया था, प्लेयर्स को बैक करने का। उस्मान भाई, जैसे मैं इंटरव्यू की एंड पे आता हूं, तो हमारी ग्रास रूट्स क्रिकेट पे हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, हम अपने प्लेयर से उनकी जबान में बात करें। तो मैं आपकी इजाजत से आपसे पंजाबी में एक सवाल करना चाहूंगा, और मैं वो ये पूछना चाहूंगा कि जदों तुसी टेस्ट डेब्यू कीता, एक फैमिली आस्ते, एक मोहल्ले आस्ते, एक लोकां आस्ते बड़ी जबरदस्त फीलिंग होंदी है कि साडा बच्चा टेस्ट क्रिकेट खेड रहे। ठीक है जी, तुसी वनडे डेब्यू तो माशाल्लाह कर लिया सी, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। मैंने इसका आंसर पंजाबी में देना है या उर्दू में पंजाबी च दियो ना सर, पंजाबी च दियो कि फील होवे। पंजाबी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਵਾਪਸ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰ 19 ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ख्वाब ਲੱਗਿਆ, ख्वाब ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਇੱਕ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 11 ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕੈਪ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 2004 ਤੇ, ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਚੋ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਕਸੈਸ ਜਾਂ ਡਿਫੀਟ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਫਰੋਮ ਸਮਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਮ 'ਚ ਚਾਂਸ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਡਵਾ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੀਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ 40+ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 10-11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਅਰਲੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਘੱਟ ਬਣਾਓ। ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖੇਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨੇ।
पैसे तो अज हर किसी के कोल है, 2 नंबर बंदे के कोल भी पैसे होंगे ने, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं होती। क्रिकेटिंग एक ऐसी फील्ड है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। इससे बढ़ के क्या एक लाहौरी कह सकता है कि जी आपने कढ़ाइयाँ नहीं खानी और नान नहीं खाने और टाइम पे सोना है। ये आपको क्लियर कट दिखा देता है कितनी सैक्रिफाइस करनी होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने के लिए। वो तो लोग अलग बात है, आपको किसी भी, आपने जिस तरह से ही फरमाया कि प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए आप कितनी सैक्रिफाइस करते हैं, जो हम शायद हमें नहीं लगता। हमें लगता है नहीं जी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स चले जाते हैं, 0 भी करें तो बहुत पैसे मिलते हैं, 100 भी करें तो बहुत पैसे मिलते हैं। ये बड़ा जरूरी है लोगों के लिए ये समझना और देखना कि सैक्रिफाइस आपकी यंग एज से शुरू होती है और हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी उतना ही शायद ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिस लेवल पे पहुंच के हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर सैक्रिफाइस करते हैं। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी फुल बिलीफ है कि इंशाल्लाह आपको एक सही मौका मिलेगा और आप पाकिस्तान टीम के लिए जो आपके सारे गोल्स हैं जो आपने सेट किए हैं, जिस तरह आप अपनी मेहनत करते हैं, जिस तरह आप अभी इस कैंप पे जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हमें आरी बिलीफ है इंशाल्लाह कि आपने जितने अपने लिए वो गोल सेट किए हैं जिससे सिर्फ पाकिस्तान को फायदा ही फायदा होगा। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मैंने इंटरव्यू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब आपको कभी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और ये आपका जो चैनल आपने जो बनाया हुआ है ये ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। शॉट और कैच आउट हो गए।